वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते पॉलिटी की टर्न है फॉर डिस्कसिंग द 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ घटना चक्र सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेशन में ये इनमें से 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फर्स्ट, असेंबली वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। द असेंबली वॉज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। Third, assembly was a multi-party body. And fourth, assembly worked through various committees. Option A है हमारे पास first and second statement are correct. B, second and third statement are correct. C, third and fourth statement are correct. And D, all the statements are correct. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ओनली करेक्ट। तो वो इसीलिए क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1946 में जब बनाई गई कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो अंडर दैट इनिशियली सब चाहते थे जो इंडियन लीडर्स थे कि वो एडल्ट सफरेज पे हो या डायरेक्ट इलेक्शंस की वजह से बने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट उस टाइम पे कैबिनेट मिशन ने ये चीज़ प्रपोज नहीं की थी, उन्होंने खुद से ही इलेक्ट की थी या खुद से ही आप कह सकते हैं नॉमिनेट की थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि एक मल्टी पार्टी बॉडी होगी और बहुत सारी कमिटीज के थ्रू काम करेगी। हमने देखा था कि स्टीयरिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी है एंड मेनी अदर सच कमिटीज हमारे पास जो थी। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप कर दिया गया ताकि वो रिप्रेजेंट करे ऑल ओवर द कंट्री कुछ सारे के सारे जो हमारे सेक्टर्स थे उस टाइम पे, या सारे के सारे आप कह सकते हैं कल्चर्स को या डाइवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करे। इसलिए ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप कर दिया गया। डायरेक्ट सफरेज से नहीं थी, एडल्ट सफरेज से नहीं थी और डायरेक्ट इलेक्शन से भी ये चीज नहीं की गई थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी हो जाती है बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजंस ऑफ द 5th and 6th schedule in the Constituent of India are made to A, protect the interest of scheduled tribes, B, determine the boundaries between the states, C, determine the powers, authorities and responsible of panchayats, D, protect the interest of all border states. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जब हम 5th and 6th शेड्यूल की बात करते हैं, पर्टिकुलरली हमारी 7 सिस्टर्स की बात हो रही है और उसके साथ एक असम की स्टेट की बात हो रही है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर को, उनको जो आप कह सकते हैं बेसिकली उनको जब ले डाउन किया गया था उनके एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड लॉज है दोज आर स्टेटेड इन द 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की यहाँ पे बात हो रही है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज creation of a new state requires a dash majority for the constitutional amendment. A, simple, B, 2/3, C, 3/4 and D, 2/3 plus ratification by half of all the states. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इट रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी ओनली। तो पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 दो प्रोसीजर्स गिवन है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी जो है इट इज नॉट लेड डाउन अंडर आर्टिकल 368 बट एक स्पेसिफाइड मेथड अंडर आर्टिकल 3 जिसमें हमें पता लग रहा है कि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और अदर आर्टिकल्स के थ्रू हमें पता लगता है कि ओवरऑल टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की अमेंडमेंट्स हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो पर्टिकुलरली जब हम क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करते हैं उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हम पास कर सकते हैं कि हम एक न्यू स्टेट की रिक्वायरमेंट है। तो पर्टिकुलरली जब हम सिंपल मेजॉरिटी पढ़ते हैं तो उसके अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली ले डाउन किया गया है कि बाय मींस ऑफ अ सिंपल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 3 हम क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स कर सकते हैं। दैट रिक्वायर्स ओनली एंड ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ। तो ये कहां ले डाउन किया गया है? आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फर्स्ट, freedom of propagation of religion, second, right to wear and carry kirpans by the Sikhs, third, states right to make laws for social reforms, and fourth, right to conversion of religion of people by religious bodies. तो हमें करेक्ट करना है या सिलेक्ट करना है करेक्ट कोड को। फर्स्ट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड फोर्थ ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो पर्टिकुलरली जब हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, तो हम देखते हैं कि फ्रीडम टू प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन इज अ पार्ट, है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करें तो उसी का ही पार्ट बन जाता है कि हम अपनी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। राइट टू वेयर एंड कैरी किरपान्स बाय द सिख, ये भी उनकी क्योंकि रिलीजन प्रमोट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था कि राइट टू वेयर एंड कैरी किरपान्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन, राइट। उसके बाद द स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स, कि अगेन ये जितना भी राइट है हमारा फंडामेंटल राइट्स है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, दीज आर सब्जेक्ट टू पब्लिक, आप कह सकते हो, पीस एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री एज वेल। तो द स्टेट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स अकॉर्डिंगली। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करते हैं तो वहां पे हमारे पर्सनल लॉज भी तो कहीं ना कहीं हैम्पर होते ही हैं, तो इसीलिए द स्टेट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स एज वेल। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं हमारी सही। वेयर एज राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडीज, ये चीज जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती या इंक्लूड नहीं होती, या आप कह सकते हैं एक तरह से एक्सेप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, पर्टिकुलरली कि कन्वर्जन वाली बात जब आ जाती है बाय रिलीजियस बॉडीज, दैट इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज ये एज एन एक्सेप्शन सर्व करती है राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल ही करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following rights conferred by the Constitution of India is also available to non-citizens? A, right to constitutional remedies, B, freedom of speech, C, freedom to move and settle in any part of the country, D, freedom to acquire property. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो कुछ हमारा एक सेलिएंट फीचर फंडामेंटल राइट्स का यही रहता है पर्टिकुलरली कि सम राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजंस एंड सम आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजंस एज वेल। तो जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, क्योंकि ये जो हमारे राइट्स हैं दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, अगर हम आर्टिकल 21 को छोड़ दें या आर्टिकल 20 को छोड़ दें, एवरी अदर राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, और हर एक राइट जो है पर्टिकुलरली हर एक सिटीजन को गारंटी नहीं किया गया है, नॉन सिटीजन को गारंटी नहीं किया गया, कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। वेयर एज जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की या फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री की, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी की, एक्वायर प्रॉपर्टी वाला तो सीन अब सिर्फ लीगल राइट रह गया है, ठीक है, तो ये तो सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को ये अवेलेबल नहीं होगा। फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड फ्रीडम टू स्पीच बोथ आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, क्योंकि हम ही इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को मेंटेन कर सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर पर्सन टू रिस्पेक्ट द सेम काइंड ऑफ थिंग कि जो भी हम अपनी नेशन को दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने नेशन के लिए पैट्रियट हैं, दूसरे की गारंटी हम कैसे दे सकते हैं, ना। तो सम राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस। वेरएज अगर हम नॉन सिटीजंस की बात करते हैं तो कई बार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है पर्टिकुलरली, जैसे हम अब बात करते हैं जब हमारी बेगार सिस्टम की बात कर लेते हैं या सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर लेते हैं, तो पर्टिकुलरली वहां पे हमारे पास जो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो राइट है पर्टिकुलरली दोज आर ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजंस एज वेल। तो पर्टिकुलरली जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सारे के सारे राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ इनकलकेट किए गए हैं, दोज आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजंस एज वेल, इंक्लूडिंग द राइट टू constitutional remedies which is guaranteed under article 32 of the Constitution of India and article 226 of the Constitution of India as well. So the right to constitutional remedy जो particularly article 32 में lay down की गई हैं, that is available to non citizens as well, ठीक है। whereas right to freedom of speech या freedom to move and settle in any part of the country सिर्फ और सिर्फ citizens of India के लिए ही guaranteed है। So next is which of the following type of authority are attributed to the President of India? First, real and popular. Second, titular and de jure. Third, political and nominal. And fourth, constitutional and nominal. Options हैं A, first and third, B, second and third, C, first and fourth, and D, second and fourth. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सेकंड एंड फोर्थ। तो जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली हमें पता है कि ही इज जस्ट ए हेड, जो कि सिर्फ टाइटल्स में है। तो एक्चुअल जो पावर है दैट रिजाइड्स विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
ठीक है। तो पर्टिकुलरली अब हमें इस आंसर को समझने के लिए हमें इन टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या था, रियल की बात करते हैं अगर हम, रियल इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसके पास एक्चुअल में रियल पावर्स हैं, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, वी ऑलरेडी नो। एंड पॉपुलर की जब हम बात करते हैं तो पिछले लेक्चर में भी आपको पॉपुलर का मीनिंग मैंने समझाया था कि डायरेक्टली जो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, पॉपुलर मीन्स पीपल, ये पॉलिटिकल साइंस की टर्म है, ठीक है। साथ ही साथ जब हम टिटलर की बात करते हैं दैट मीन्स ओनली इन टाइटल, और डिजोरे की बात करते हैं बाय द, आप कह सकते हो पर्टिकुलरली लॉ, ठीक है, कि बाय द लॉ एज वेल या बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, जहां पे हम किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप बात करें यहाँ पे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ पॉलिटिकल की बात करते हैं कि पॉलिटिकली इलेक्टेड हो या पॉलिटिकल सपोर्ट से इलेक्टेड हो, या नॉमिनल की बात करते हैं, नॉमिनल इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, कि पर्टिकुलरली कोई पावर नहीं होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं बाय पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और नॉमिनल की बात करते हैं अगेन कि सिर्फ और सिर्फ नेम सेक के लिए। तो ये सारी की सारी टर्म्स ऐसे एक्सप्लेन की जाती हैं। बट अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कंसिडर करें तो फर्स्ट केस में रियल एंड पॉपुलर तो वो है ही नहीं, क्योंकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो पॉपुलर सॉवरेनिटी या आप कहे कि पॉपुलर वे से अगर उनको इलेक्ट किया जाए तो वो नहीं है, तो साथ ही साथ वो रियल हेड भी नहीं है। तो पहली हमारी स्टेटमेंट हो जाती है गलत, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में वी नो टिटलर एंड डिजोरे की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली या लॉ के अकॉर्डिंगली, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लॉ, की कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही बाकी सारे लॉज बनाए जाते हैं। तो डिजोरे हेड तो वो है ही है, साथ ही साथ टिटलर हेड भी है, यानी कि फॉर द सेक ऑफ टाइटल है कि ऑल द वर्क इज डन एज हिज नेम। तो इट मींस कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं पॉलिटिकल एंड नॉमिनल। तो नॉमिनल तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ नेम सेक पे या टाइटल सेक पे उनको पर्टिकुलरली जो है हमने किया है इलेक्ट, चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। साथ ही साथ पॉलिटिकल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल उनकी सपोर्ट से तो वो होते नहीं, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वो एक्ट करते हैं। तो पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि एक जो है ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, तो पर्टिकुलरली गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही तो उनको वेस्ट की है पावर कि वो नॉमिनल हेड बन के रहेंगे, सो ये चीज भी सही है। साथ ही साथ नॉमिनल हेड तो वो है ही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एम्पावर किया है कि वो सारा का सारा जो काम होगा चाहे वो देखेंगे, ठीक है, बट उनके नाम में होगा, बट एक्चुअली जो काम है वो कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है। तो सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question. So the next question is, the speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. This phenomena is known as A. Decorum, B. Crossing the floor, C. Interpellation, and D. Yielding the floor. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यील्डिंग द फ्लोर। तो अगेन यहाँ पे आपको चारों की चारों टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। तो डेकोरम की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सी टर्म है कि जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंटर कर रहा है लोकसभा में या राज्यसभा में, इवन कि पार्लियामेंट में एंटर करते टाइम आपको एक डेकोरम मेंटेन करना है कि जब जैसे हमारे स्पीकर बोल रहे हैं तो यू डो नॉट हैव टू मूव फ्रॉम योर प्लेस, आपको वहीं पे वापस बैठना है, या कोई और मेंबर जब बोल रहा है यू कैन नॉट मूव अक्रॉस दैट मेंबर अगेन। तो ये प्रॉपर डेकोरम की बात आती है कि किस तरीके से आपको अपनी चाल ढाल रखनी है या किस तरह से आपको मेंटेन करना है एक डिसिप्लिन, दैट इज डेकोरम, ठीक है। साथ ही साथ क्रॉसिंग द फ्लोर की बात कर रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि आपको उठकर जाना है दूसरी साइड पे, या आपको बाहर जाना है उठ के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स, एंड आपके साथ वाला ही कोई मेंबर ही और शी इज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन द लोकसभा, या वो कुछ कह रहे हैं, तो आप उनके सामने से क्रॉस करके नहीं जा सकते, सो दैट इज क्रॉसिंग द फ्लोर। तीसरी चीज है इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन इज कि जब भी कोई मिनिस्टर एक पॉलिसी स्कीम या एक बिल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, दैट टर्म इज नोन एज इंटरपेलेशन। साथ ही साथ यील्डिंग द फ्लोर इज कि जब ऑलरेडी एक मिनिस्टर बोल रहे हैं तो द स्पीकर इज इंटरप्टिंग इन बिटवीन, वो बोल रहे हैं कि आप अब चुप कर जाइए, अब लेट द अनदर पर्सन और अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीक, क्योंकि अब आपका टाइम जी हो चुका है खत्म, बस कीजिए, अब उनको एक्सप्लेन करने दीजिए, उनका वक्त है अब बोलने का। सो इट एक्चुअली मीन्स यील्डिंग द फ्लोर। सो दिस इज द टर्म जहां पे स्पीकर उठ के कहते हैं आस्क द मेंबर टू स्टॉप स्पीकिंग एंड अलाउज अनदर पर्सन टू और अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू स्पीक। So this is the correct term. Next is a deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint sitting of the parliament during the passage of first ordinary legislation, second money bill, third constitutional amendment bill. Select the correct answer using the codes given below. A. Only one. B. Second and third. C.
फर्स्ट एंड थर्ड, एंड डी ऑल ऑफ द अबव यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री। तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड दैट इज बिकॉज जब हम डेडलॉक की बात करते हैं बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में डेडलॉक के रिगार्डिंग जॉइंट सेशन बैठ सकता है, क्योंकि जब मनी बिल की बात करते हैं दैट इज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग कोई पावर ही नहीं है। एज अ रिजल्ट उनको 14 दिन में अपनी जो है उसको वापस करना होता है मनी बिल को बैक टू द लोकसभा या फॉर पासिंग के लिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जब हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही नहीं दी गई है फॉर अ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक। तो पर्टिकुलरली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी हमारा जो है जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, क्योंकि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम दोनों को देखते हैं, दोनों की पैसेज का वे बिल्कुल सेम है, बट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि इन केस ऑफ अ डेडलॉक एक जॉइंट सेशन को बिठाया जा सकता है। सो पर्टिकुलरली ऑप्शन नंबर 1 यानी ओनली नंबर 1 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहीं ना कहीं लैग कर जाती है प्रोसेस ऑफ, अगर कहीं पैसेज में ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कि वहां पे अगर डेडलॉक हो तो आपके पास जॉइंट सेशन हो सकता है। वेयर एज अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की या मनी बिल की, क्योंकि मनी बिल के रिगार्डिंग तो पावर ही नहीं है हमारी राज्यसभा के पास कोई ज्यादा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात करें इन दैट केस ऑल्सो, चाहे पैसेज का वे सेम है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेडलॉक की कोई प्रोविजन नहीं है विद रिगार्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो पर्टिकुलरली ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में डेडलॉक की जो ब्रेकिंग की पावर है जॉइंट सेशन के थ्रू वो चीज की जा सकती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, votes on account permits the union government to A. go for public loan, B. borrow money from the Reserve Bank of India, C. give grant and aid to states, D. withdraw money from the Consolidated Fund of India for a specific period. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में ये चीज प्रोविजन ले डाउन की गई है कि अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि हमारा बजट जब पास हो रहा होता है ये उस टाइम की टर्म है वोट्स ऑन अकाउंट, तो जब अप्रोप्रिएशन बिल को पास करने से पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ है, सो अंडर दैट सिचुएशन अगर हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उस टाइम पे पैसे चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज ले डाउन की गई है कि विदाउट द पार्लियामेंट की परमिशन हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाल सकते। बट अभी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के टाइम पे अगर हम पैसे निकालने की परमिशन जो है जब बजट पास करवाते हैं उस टाइम पे हमें पास करवानी पड़ती है, ठीक है। तो 266 में ले डाउन किया गया, साथ ही साथ जो हमारा आर्टिकल 114 क्लॉज 3 है पर्टिकुलरली उस चीज में ले डाउन किया गया है कि पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर आप बिल्कुल भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाल सकते। बट एज अ रिजल्ट अगर इमरजेंसी सिचुएशन कुछ भी पड़ जाती है या पर्टिकुलरली कोई भी जरूरत पड़ जाती है तो आर्टिकल 116 में ये चीज की प्रोविजन है कि आप वोट्स ऑन अकाउंट्स के थ्रू जो है पर्टिकुलरली विड्रॉ कर सकते हैं मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर आपको इमरजेंसी के टाइम पे या थोड़े टाइम पे जरूरत है कि उस टाइम पे अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ है, बजट पास नहीं हुआ है, परमिशन नहीं मिली है, तो जल्दी जल्दी में आप ये चीज जो है अंडर आर्टिकल 116 के थ्रू पास करवा सकते हैं इस बिल को पार्लियामेंट में उसी टाइम पे या पर्टिकुलरली लोकसभा की यहाँ पे बात हो रही है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, February 13th is celebrated as National Women's Day every year in the memory of A. Indira Gandhi, B. Kamala Nehru, C. Sarojini Naidu and D. Rani Lakshmi Bai. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सरोजनी नायडू, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर इंडिया में, विमेन गवर्नर जो थी उस टाइम पे, इसीलिए February 13 विच इज द बर्थ डेट ऑफ सरोजनी नायडू, उसको हर साल नेशनल वुमेन्स डे की तरह इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।